विद्यार्थियों, हमने आपके लिए बताया था कि जो समुदाय होता है उसमें दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक संश्लेषणात्मक लक्षण और एक विश्लेषणात्मक लक्षण। विश्लेषणात्मक लक्षण जो होते हैं फील्ड में वर्क करके प्राप्त किए जा सकते हैं या ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन संश्लेषणात्मक लक्षण ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो संश्लेषणात्मक लक्षण जो विश्लेषणात्मक लक्षण है दो प्रकार के हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो गुणात्मक में हम प्रकार पढ़ रहे हैं। गुणात्मक में हमने कुछ लक्षणों को कंप्लीट कर लिया है। अब 3 लक्षणों को पढ़ेंगे, सामाजिकता, जीवन शक्ति अथवा वाइटलिटी, बाहुल्यता, एबंडेंस या एबंडेंसी। तो इनमें देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सामाजिकता। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो आपसी व्यवहार, निकटता और संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए सामाजिकता दर्शाते हैं। इनमें सामाजिक शक्ति का संगठन पाया जाता है या संगठन की शक्ति पाई जाती है। इस आधार पर ब्राउन ब्लैकेट बचेट ने 1932 में, ये नाम बहुत अजीब है, ब्राउन ब्लैकेट बचेट 1932 में संगठन की शक्ति के आधार पर विभिन्न पादपों को बांटा गया। तो उन्होंने बताया कि 5 प्रकार की श्रेणियां हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के पादपों की सामाजिकता पाई जाती है। सबसे पहला है अकेले जीवन यापन करने वाले पादप। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अकेले जीवन यापन करते हैं, उनको S1 नाम दिया था। S2 छोटे समूह बनाकर रहने वाले, केवल छोटे समूह कहीं पाए जा सकते हैं, इनका वितरण बिखरा हुआ होगा। अब SP छोटे छोटे समूह में वितरित, ये निकटतम हो सकते हैं, छोटे छोटे समूह कुछ दूरी पर ऐसे पादप हैं। S3 श्रेणी में। S4 इसमें बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं। बड़े बड़े समूह में कोई भी पादप जाति वितरित रहती है। अब विस्तृत क्षेत्र में वितरित, यहाँ विस्तृत क्षेत्र में वितरित एक ही जाति के पादप हैं, ध्यान रखिए। विस्तृत क्षेत्र में वितरित एक ही जाति के पादप हैं। बिल्कुल, हम समुदाय के लक्षण पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे बड़े बड़े जो समूह बने, छोटे और बड़े जो समूह बने, उनमें वास्तव में एक से अधिक जातियों के पादप पाए जाएंगे, जबकि लास्ट वाले में विस्तृत क्षेत्र में वितरित एक ही जाति के पादप। तो यहाँ जो सामाजिकता पाई जा रही है वो अलग प्रकार की है। यहाँ केवल एक ही जाति के सदस्य पाए जाएंगे जो विस्तृत क्षेत्र में वितरित होंगे। और इसके अलावा एक सांख्यिकीय आधार पर केरसा नामक वैज्ञानिक ने 1963 में इनकी 3 श्रेणियां बताई थी पादप में सामाजिकता की, अनियमित, नियमित और समूहबद्ध, जिसे कंटेजियस कहते हैं। तो ये 3 है, ध्यान रखिए, नियमित, अनियमित, नियमित और समूहबद्ध। इन्होंने बताया कि जो पादप है उनमें जो समूह बनाने का कार्य है वो लाभदायक व हानिकारक गतिविधियों के लिए होता है, क्योंकि उन्हें अपर्याप्त प्रकाश से बच सके। और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई पादप जाति समूह बनाती है तो उनमें जो कायक जनन होता है उनका अंकुरण एक साथ हो जाता है एक ही स्थान पर, जिससे समूह बन जाते हैं। और ये समूह विभिन्न प्रकार के स्वजातीय और अंतरजातीय स्पर्धा के कारण जो समुदाय होता है उसके वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिए, स्वजातीय और अंतरजातीय में क्या पाया जाएगा, स्पर्धा पाई जाएगी, जिससे समूह में क्या है, वितरण को प्रभावित करेंगे समुदाय के। अब जीवन शक्ति अथवा चैतन्यता, वाइटलिटी, ध्यान रखिए, जीवन शक्ति को हम जनन क्षमता और कायक वृद्धि से माप सकते हैं या अंकुरण क्षमता से माप सकते हैं। ध्यान, तो इसका मतलब है जो जीवन शक्ति है, जो पादप, जैसे कुछ पादप जिनकी जीवन क्षमता ज़्यादा है, अलग अलग पादप जातियों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कुछ पौधों की जनन क्षमता वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में ठीक है तो वो अच्छी तरह से वितरित होंगे, और जिनकी ठीक नहीं है वो अच्छी तरह से वितरित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है जीवन क्षमता जो वाइटलिटी होती है, चैतन्यता होती है,
वो कायक वृद्धि और जनन क्षमता से सीधे संबंधित है और इन्हें जीवन क्षमता के आधार पर डावन मायर 1968 के वैज्ञानिक का नाम है डावन मायर। इन्होंने 5 समूहों में बांटा था जीवितता के आधार पर। तो ये नंबर 1, बीजांकुर के बाद शीघ्र मर जाने वाले पादप। जैसे ही इनका बीज अंकुरित होता है तो ये पादप शीघ्र मर जाते हैं। कहने का मतलब है जिन पादपों से बीज बनते हैं वो पादप मर जाते हैं, बीज नहीं मरते। बीज अंकुरित हो जाते हैं लेकिन पादप मर जाते हैं। नंबर 2, पादप पूर्ण विकसित परंतु जनन अयोग्य। यहाँ बीजांकुरण के पादप तो पूर्ण विकसित हो जाते हैं परंतु जनन के अयोग्य हैं। नंबर 3, कायक रूप से पादप जननक्षम। नंबर 3 पे कायक रूप से पादप जननक्षम है। नंबर 4, लैंगिक जनन परंतु अल्प मात्रा में असामान्य जनन। इनमें लैंगिक जनन तो पाया जा रहा है लेकिन अल्प मात्रा में असामान्य जनन भी इनमें पाया जाता है। नंबर 5, लैंगिक जनन। ध्यान रखिए इनमें लैंगिक जनन निरंतर व नियमित रहता है जिससे इनकी वृद्धि होती रहती है। तो ये 5 ग्रुप आपने पढ़े। और नंबर 3 देखते हैं बाहुल्यता, जिसे एबंडेंसी या एबंडेंस कहते हैं, इसे प्रचुरता भी कहते हैं। देखो बच्चों, प्रचुरता जो शब्द है वास्तव में ये घनत्व से संबंधित है लेकिन इसका परिमाण न होने के कारण इसे हम गुणात्मक लक्षणों में लेते हैं। अब जो बाहुल्यता है, बाहुल्यता से मतलब है कोई भी पादप समुदाय में पाई जाने वाली जातियाँ या समष्टियाँ किस तरीके से वितरित हैं, वो समूह में वितरित हैं या एक समान रूप से वितरित हैं। सामान्यतः एक समान रूप से वितरित नहीं पाई जाती तो वो समूह में पाई जाती हैं। तो उन समूहों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे बहुत दुर्लभ, कहने का मतलब है ये दुर्लभ रूप से ही समूह में पाई जाती हैं, बहुत ही दुर्लभ है इनका समूह में पाई जाना। नंबर 2, दुर्लभ, तो इन्हें समूह में तो पाई जाती है लेकिन इन्हें देखना दुर्लभ है, इनका पाया जाना दुर्लभ है। नंबर 3, सामान्य, कहने का मतलब ये सामान्यतः समूह बनाती है। नंबर 4, बाहुल्य, फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिए ये सामान्यतः क्या है, एक तरीके से सामान्य से भी अधिक क्या है इनमें समूह में पाया जाता है। नंबर 5, अत्यधिक बहुल, इसका मतलब है वेरी फ्रीक्वेंट, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा समूह बनाती है। तो बच्चों आपने पढ़ा सामाजिकता, जीवन शक्ति और बाहुल्यता, उनका वर्गीकरण पढ़ा, उन्हें कितने कितने ग्रुपों में बांटा गया है, सभी को 5-5 ग्रुपों में बांटा गया है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं।